brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां जो हैं वो एक्टिव मोड पर आ गई हैं। चुनाव की तैयारी बिहार में जबरदस्त देखने को मिल रही है। एनडीए की बात की जाए तो वैसे ही तैयारी दिख रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की जितने भी दल हैं सभी एक्टिव मोड पर हैं और कहीं ना कहीं रणनीतियां बनाई जा रही है। लेकिन सवाल कई हैं जिसको आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल पहला है कि आखिर इस बार चेहरा कौन होगा। एनडीए का तो हमें पता है कि नीतीश कुमार को चेहरा मान लिया गया है, लेकिन महागठबंधन में अब तक इसको लेकर पत्ते नहीं खोले गए। सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक तैयारियां कैसे की जाएंगी उस पर्टिकुलर सीट को लेकर। तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। इसी सवाल को सुलझाने के लिए पार्टियां भी लगी हुई हैं। यही समझने की कोशिश आज इस चर्चा में हम करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं इंद्र मोहन जी। सर, आपके सूत्र बहुत तगड़े होते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस बार क्या समीकरण होने वाला है। सीट शेयरिंग का जो नया फॉर्मूला होगा महागठबंधन में, उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर मिसिंग हो रहा है, वो है लालू यादव। लालू यादव फिलहाल बीमार हैं, वो अभी दिल्ली में हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव में वो भले ही उस वक्त जेल में थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से एक्टिव थे और पार्टी के बड़े फैसले ले रहे थे। अब फैसले लेने के लिए तेजस्वी यादव अधिकृत कर दिए गए हैं, तेजस्वी यादव फैसले ले रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये खेल ऐसा है जिसमें वो चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा उनके अनुसार हो और विनिबिलिटी फैक्टर जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा हो, सीटें भी उसी के पास ज्यादा से ज्यादा आए। अब इसमें एक थोड़ी पेच है कि जो कांग्रेस अभी तक उनके साथ चला करती थी, वो कांग्रेस फिलहाल उन्हें बराबर आंखें भी दिखा रही। तो ऐसे में अब उन्हें तय करना है कि कांग्रेस का साथ छोड़ना भी नहीं है, मतलब हाथ का साथ छूटे भी नहीं और जीत भी पक्की हो जाए। दूसरी बड़ी बात ये कि इस बार महागठबंधन में एक और सहयोगी दल जुड़ गया है। अब वो सहयोगी दल जिसकी एंट्री हुई है वो खुद को पहले से ही डिप्टी सीएम का फेस बता रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्हें अगर एनडीए से ज्यादा सीटें ऑफर नहीं हुई तो फिर वो क्यों महागठबंधन में रहेंगे, ये भी बात है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि चाहे वो मुकेश सहनी हो या चाहे वो माले की डिमांड हो, इन सब डिमांड के पीछे भी तेजस्वी फैक्टर काम कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो सीटें मांगी जा रही है वो कहने पर ही मांगी जा रही है, ऐसी नहीं कि बस आप सीटें मांग लीजिए और आपको सीटें मिल गई। कहीं से थम्स अप किया जा रहा है कि आप बताइए कि आपको इतनी सीटें चाहिए, ताकि ये कांग्रेस को प्रेशराइज कर सके और कांग्रेस की सीटें कम हो जाए। लेकिन कांग्रेस में इस बार जो कहें तो बात करने के लिए जो अधिकृत नेता हैं, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हों या फिर राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको लेकर जिस तरीके से ये लोग मीटिंग में अपनी बातें रख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि ये बात मुश्किल है। लेकिन आपको समझना होगा कि इस पूरे खेल में, बिहार विधानसभा चुनाव के खेल में, जब भी लालू यादव एंट्री करते हैं ना, तो वो अपने अंदाज में किसी भी किरदार को बहुत कमजोर कर सकते हैं, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो या राजेश राम। आपको याद होगा कि इसके पहले बिहार के प्रभारी थे भक्त चरण दास। जब लालू यादव उपचुनाव में आए और उन्होंने उन्हें भक्तचोनहर दास कह दिया, वो ट्रेंड हो गया। नहीं, लेकिन इंद्रमोहन जी, पहले वाला जो कांग्रेस था बिहार में 2020 के मैं बात कर रही हूँ, 2020 में कांग्रेस दो धड़े में बटा हुआ था। इस बार कांग्रेस में जो सांगठनिक स्तर पर बदलाव आ रहे हैं, माना जा रहा है कि मजबूत तो हुई है पहले से। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, दो धड़े में बटा हुआ, कांग्रेस अभी बहुत सारे धड़ों में बटा हुआ। अब आप देखिए कि बक्सर में एक सभा हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की, उस सभा में भीड़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब आप सोचिए, क्या भीड़ लाने की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की थी या आपके पार्टी के उन बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है जिनके भरोसे आपकी पार्टी चल रही है, वो भी तब जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली चल रही है। आप क्या राजेश राम पे कोई एक्शन ले सकते थे? क्या प्रभारी पर एक्शन ले सकते थे? अब आपको यह भी सवाल उठता है कि रैली अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की थी तो तेजस्वी यादव उस रैली में क्यों नहीं आए? लेफ्ट के दूसरे नेता क्यों नहीं दिखे? सुधाकर सिंह जो सांसद हैं वो उस रैली में थे।
लेकिन क्या भीड़ जुटाने का काम सिर्फ कांग्रेस का करना था, या वहां पर आरजेडी ने भी अपना पांव पीछे खींच लिया कि भाई कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है तो कांग्रेस जाने कि ये भीड़ कैसे आएगी। और बक्सर में आप देखें तो माले भी ठीक ठाक है, तो माले की तरफ से भी वहां पे कार्यकर्ता नहीं दिखे। कुल मिलाकर ये आप जो कह रही हैं कि कांग्रेस दो खाने में बटी थी, अब एक साथ है, पहले से मजबूत हुई है, पहले से मजबूत ऊपर से वो दिख रही है, लेकिन अंदर खाने वहां भी टसल है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश सिंह कोई कमजोर नेता थे जिन्हें आप साइड लाइन करते जा रहे हैं, उनका अपना एक दबदबा था, चाहे वो पार्टी के ऊपर हो या फिर केंद्र में हो या आरजेडी के अंदर हो, वो भी साइड लाइन किए गए हैं। तो ऐसे में कि ये बहुत सारे फोर्स है जो उसको दबा रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा, पप्पू यादव का साथ, इनसे इनको बल जरूर मिला है कि अगर पार्टी इस तरीके से आगे बढ़ती है तो वो सीट शेयरिंग में ठीक ठाक हिस्सा ले सकती है। जो आप कह रही थी कि सीट का फॉर्मूला क्या है कि कैसे सीटें बटेगी, जो मेरे सूत्र बताते हैं, जो अंदर खाने बातचीत चल रही है, उस बातचीत में आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये सीटें 135 से 140 के बीच में कहीं सीटें होंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो फिगर 135 ही होगा। 135 सीट पर इनकी आरजेडी की अपनी तैयारी है। आरजेडी दरअसल ये चाहती है कि क्या पता कोई वोटर स्विंग हो बहुत ज्यादा, मतलब कोई हवा बह जाए तो उसमें इनके पास बहुमत का पूरा नंबर हो, वो नंबर गेम में आना चाहते हैं। तो इसलिए वो मैक्सिमम 135 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद 50 सीटें या 55 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकती है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि माले के पास 30 सीटें आ सकती है, ये सीटें 2-4 कम भी हो सकती है। 15 सीटें वीआईपी के खाते में आएगी, लेकिन यहाँ एक समस्या है, अगर 15 ही सीटें वीआईपी को आ रही है तो वीआईपी पिछली बार एनडीए में 11 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा। हाँ, डिप्टी सीएम वाला एक पासा जरूर है कि क्या पता इसी पर बात फंस जाए, तो 15 सीटें उनके पास होंगी। वीआईपी को विश्वास करना भी तो मुश्किल है। देखिए पिछली बार हमने देखा था तस्वीरें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तेजस्वी बैठे थे, बगल में मुकेश सहनी बैठे थे, और इससे पहले चर्चा हो चुकी थी सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन जैसे ही तेजस्वी ऐलान करते हैं वीआईपी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है, सीट शेयरिंग में कोई फॉर्मूला ही वीआईपी के लिए नहीं होता है। तब मुकेश सहनी कहीं ना कहीं पार्टी वहां से गठबंधन तोड़ते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार विश्वास करना आसान होगा? देखिए, ये तेजस्वी यादव भी बहुत भली भांति जानते होंगे, और आपको ये भी बता दूं कि अगर सीट शेयरिंग में कांग्रेस अड़ जाती है, कांग्रेस और माले का साथ किसी भी कीमत पर तेजस्वी नहीं छोड़ेंगे। लेफ्ट के 2 दल और जो हैं उनमें से एक दल का साथ वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके हिस्से बहुत सीटें नहीं जा रही हैं। तो अगर लेफ्ट पूरा एक साथ लड़े तो लेफ्ट का साथ वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ जाती है तो इनका वोट बढ़ जाएगा। और वो अब अगर किसी को छोड़ना होगा कि सीट शेयरिंग में मुश्किल है कि हम इतनी सीटें, क्योंकि आरजेडी अपने हिस्से की बहुत सारी सीटें वीआईपी को नहीं दे देगी, और अगर ये कह देना मीटिंग में कि हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उस एडजस्टमेंट वाले फेज से मुकेश सहनी एक बार ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो फिर से वो निकल जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है कि तुम बोलो उससे पहले ही हम निकल लें, या ये भी हो सकता है कि कोई एडजस्ट नहीं तो वीआईपी, वो सिचुएशन पे बहुत डिपेंड कर रहा है कि सीट शेयरिंग। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, फिलहाल वीआईपी को 15 से ज्यादा सीटें इस महागठबंधन में नहीं मिलने जा रही है। वो 15 सीटें भी बहुत नाप तौल के दी जाएगी, उन सीटों में कमी ही हो सकती है, शायद ही सीटें बढ़े। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर जो सीटों के समझौते में किसी को मैनेज करना है तो वो कांग्रेस को ज़्यादा मैनेज करना है। आरजेडी कुछ सीटों को ही मैनेज करेगी, माले की सीटें बढ़ रही हैं, वीआईपी की एंट्री तो होगी लेकिन बहुत मजबूत एंट्री होगी ऐसा नहीं कह सकते। और लेफ्ट के जो 2 दल और हैं, सीपीआई और सीपीआईएम, उसमें से कोई एक पार्टी शायद एग्जिट भी कर जाए चुनाव होते होते, तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं हो। जी, एनडीए पे भी आ जाते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर जितने भी सवाल उठे, एनडीए के नेताओं ने बखूबी जवाब दिया, और कहीं ना कहीं ये फाइनल है कि नीतीश कुमार ही उनकी तरफ से नेता होंगे। अगर चुनाव में जीत भी होती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति भी हुई, जोड़ घटाव वाली राजनीति हमें देखने को मिल रही है। कई पार्टियां हैं जो इस वक्त एनडीए के साथ आने की संभावना, चिराग पासवान के आने की संभावना है। इवन चिराग तो भी साथ में है एनडीए के, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं कि चिराग महागठबंधन में भी जा सकते हैं। अगर चिराग साथ में चुनाव लड़ते हैं एनडीए के साथ, तो सीटों का नया फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, चिराग गठबंधन में ही रहेंगे, वो कहीं निकलने वाले नहीं, वो गठबंधन के साथ ही
चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये हो नहीं सकता ना कि कोई केंद्र में मंत्री हो, वहाँ से वो एग्जिट कर जाइए, मतलब राजनीतिक गणित में फिट नहीं बैठेगा मामला पूरा। लेकिन हाँ, चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि उनके पास सत्ता की चाबी हो, मतलब इतनी सीटें जरूर आ जाएं जिससे गुना जोड़ में उनके विधायकों की महत्ता बरकरार रहे। नहीं तो इसे आप ऐसे समझिए कि जो पिछले चुनाव के आंकड़े हैं, अगर उसमें आप 8 विधायकों को हटा दीजिए तो वो बहुमत से दूर हट जाते थे। तो इसलिए उन विधायकों, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी थी या फिर वीआईपी के जीते हुए विधायक थे, उनका नंबर होना बहुत जरूरी था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, उस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जेडीयू इस घटक एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद 25 से 30 सीटें एलजेपी के खाते में जा सकती है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी जो है उसके खाते में भी 7 से 10 सीटें जा सकती है। बाकी की जो सीटें हैं वो कुछ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगा और कुछ सीटें ये अभी भी कह रहे हैं कि उसे रखा जाए कि कुछ और गठबंधन के दल, कुछ बड़े नेता जो किसी पार्टी के ना हो लेकिन उन्हें समर्थन दे दिया जाए, तो उसके लिए उन सीटों को बचाया जा सकता है। तो यही फॉर्मूला होगा जिस पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगी। चिराग को लेकर क्या कसौटी देखने को मिल रही है एनडीए में? नहीं, चिराग के लिए ये तय है कि जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में उनके, मतलब एक तो मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे कहा जा रहा है, दूसरा कि वो विधानसभा चुनाव खुद लड़ेंगे। चिराग ने कई बार कई इंटरव्यू में ये कहा है कि वो बिहार में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि चिराग का दिल्ली में मन क्यों नहीं लगता, चिराग पासवान दिल्ली क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक चाहे वो रामविलास पासवान हो या उसके बाद चिराग पासवान, इन दोनों ने केंद्र की ही राजनीति की, लेकिन अब बिहार, क्योंकि चिराग के पास एक लंबा वक्त है राजनीति करने के लिए, तो वो वहाँ आजमाना चाहते हैं। और ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगर ये आखिरी टर्म होता है तो इसके बाद जो वैक्यूम बनता है, क्या उसे फिल किया जा सकता है, तो उस वैक्यूम के स्पेस को कवर करने के लिए चिराग पासवान बिहार की सियासत में एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जातियों पर काम किया, उन्होंने दलित और महादलित बांट दिया। अगर आप देखें तो चिराग पासवान भी एक जाति विशेष के ही नेता बनकर रह गए हैं, और उसमें महादलित में और भी दूसरे बड़े बड़े नेताओं ने अपनी अपनी वोट बैंक को संभाले रखा है। तो ऐसे में चिराग का एक जरूर उनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, उनके प्रति उनके पार्टी का वोट बैंक बंधा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि जब वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरने की कोशिश करेंगे तो क्या सभी जातियां अपनी सीमा तोड़कर उनके लिए वोट करती है, नहीं, ये देखना होगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीटें दी जाती है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो लीडर हैं, जो संस्थापक हैं, मांझी, जीतन राम मांझी, मानेंगे? क्योंकि दलित की पॉलिटिक्स दोनों करते हैं और मुझे लगता है कमोवेश दोनों कहीं ना कहीं अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी प्रेशर में भी माहिर हैं। चिराग पासवान जाति की पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं और जीतन राम मांझी मुसहर पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। इन दोनों की जातियां अलग अलग है, एक दलित एक महादलित की कैटेगरी में आते हैं, तो ये पॉलिटिक्स वहाँ सिमटी हुई है। अगर आप देखें जो तर्क जीतन राम मांझी के लिए, चिराग के लिए दिया जा रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट, तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी लोकसभा में 100% स्ट्राइक, विधानसभा में चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया अभी तक नहीं रहा है किसी भी चुनाव में। तो इस चुनाव में क्या होगा वो देखा जाएगा। अगर वो 5 सीटों के लिए 30 की मांग कर रहे हैं, तो अगर एक इनके सांसद हैं तो एक पे शायद इन्हें 7 सीटें, जो मेरी जानकारी है कि 7 से 10 सीटें तक जीतन राम मांझी को मिल सकती है। हालांकि जीतन राम मांझी जब अमित शाह से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि वो लगभग 40 सीटों की मांग करते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके 20 से 22-25 उनके विधायक जीतकर विधानसभा में पहुँचे, उनकी ये ताकत हो, ताकि इस बदौलत राज्यसभा में भी उनके पार्टी के लोग पहुँचें, उनकी मजबूती इतनी हो कि विधान परिषद में भी पहुँचें और राज्य में भी उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। तो उसके लिए उन्हें इतनी सीटें चाहिए, लेकिन ये इतना आसान सीट शेयरिंग में है नहीं कि 2 बड़ी पार्टियां अपनी सीटें बांटेंगी। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता है, क्या वो हकीकत में बदलती या नहीं। आपके इलाके में क्या चर्चा हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।